नमस्कार। लोकसभा इलेक्शन के परिणाम कांग्रेस और विपक्ष के बेहतर प्रदर्शन की ओर इशारा कर रहे थे। उसी बीच कांग्रेस दफ्तर पहुंचे राहुल गांधी पत्रकारों से मिलने जा पहुंचे। मीडिया कर्मी अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि उनका चेहरा खिला हुआ था, चेहरे पर एक अलग ही तेज दिख रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी की उपस्थिति में लाल जिल्द वाले संविधान को लेकर राहुल गांधी बोले, लड़ाई संविधान को बचाने की थी और ये लड़ाई जारी रहेगी। राहुल के हाथ में जो संविधान की कॉपी दिखी थी वो उनकी चुनावी रैलियों यात्राओं में कई बार देखी गई। राहुल गांधी के ये भाव मार्च में उनके रुख से बिल्कुल अलग थे। उस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेहद तल्ख रुख में उन्होंने कहा था, बीबीसी में यह रिपोर्ट प्रकाशित है कि राहुल गांधी ने आज भारत में लोकतंत्र नहीं है। उस दिन पार्टी की ओर से कहा गया कि उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और पार्टी के लिए चुनाव लड़ने की चुनौती थी। लोकतंत्र खतरे में है और ईडी, सीबीआई जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं के कथित दुरुपयोग का सिंहनाद लेकर चुनाव में उतरने वाले विपक्षी शायद ही किसी विश्लेषक को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रही होगी। इस चुनाव को विपक्ष के लिए करो या मरो बताया गया था। हमें इंडिया गठबंधन की बैठकों में कांग्रेस दफ्तर के बाहर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी का उपहास करते हुए पत्रकार और जानकार मिले थे। दूसरी पार्टियों में संसाधनों में कहीं आगे भाजपा का विशाल बहुमत वाला वापस आना लगभग तय माना जा रहा था। ऐसा माहौल मीडिया बना रही थी, लेकिन अब उसी मीडिया के सुर बदले हुए हैं और पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी के सामने गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने की चुनौती होगी। साल 2014 में 44 सीटों पर और 2019 में 52 सीटों पर समेटने वाली कांग्रेस का 99 सीटों से जीतना इंडिया गठबंधन की 234 के आंकड़े तक पहुंचने का विपक्ष के लिए एक बड़ी सफलता बताया जा रहा है। हालांकि आंकड़ा भाजपा की कुल सीटों से कम है। कांग्रेस का वोट शेयर करीब 2% बढ़ा है। कई चुनावी विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि इस चुनाव में राहुल गांधी ने मुद्दों की जमीन तैयार की और बीजेपी ने अपना चुनावी प्रचार उसके विरोध में बनाया। बात सिर्फ मुद्दों तक नहीं रही, राहुल गांधी के खटाखट जैसे जुमले भी खूब चले। शुरुआत में जो चुनावी मीडिया में एक तरफा दिखाई दे रहा था, जमीन पर एक दूसरी इबारत लिखी जा रही थी। राहुल गांधी की यात्रा में हिस्सा लेने वाले और स्वराज अभियान से जुड़े योगेंद्र यादव कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन के लिए राहुल गांधी को श्रेय देते हैं। जब माहौल हिंदुत्व की पिच पर ही बैटिंग का था, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी निजी जिद और दृढ़ विश्वास बड़ी बात थी। वे कहते हैं अगर कांग्रेस को 60 सीटें मिलती तो उन पर भी सारा आरोप लगाया जाता, तो इस प्रदर्शन का कुछ तो श्रेय उनको मिलना ही चाहिए। इंडिया गठबंधन के इस आंकड़े तक पहुंचने में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र में महाविकासी अघाड़ी, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की भी महत्वपूर्ण भूमिका दिखी है। समाजवादी पार्टी के एक नेता अली कहते हैं कि हम निचले तबके से उपेक्षित अल्पसंख्यक पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता पर रखते हैं। राहुल गांधी भी इन वर्गों के हितों को आगे रखकर बात करते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की अच्छी केमिस्ट्री बन गई थी। यह केमिस्ट्री ही थी जो प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा नेताओं के निशाने पर रही है। वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव कहते हैं, इन चुनाव में अगर कोई व्यक्ति मोदी के खिलाफ झंडा उठाकर अंगद की तरह पांव गड़ाकर खड़ा रहा तो वो राहुल गांधी थे। साल 2014 की बात आज पहली बार उनको ईमानदारी से अपनी पीठ थपथपाने का अवसर मिला है। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता संजय झा चुनावी फैसले को मोदी विरोधी मत मानते हैं और कहते हैं कि ताजा आंकड़ों ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी के विकास का गंभीर दावेदार बना दिया है। निलंबन, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन का भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजा जाना, राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता से अयोग्यता, कांग्रेस की घोषणा पत्र और राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री मोदी सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं के लगातार हमले राहुल को वजह बताते हुए पार्टी के नेताओं के इस्तीफे, राज्यों में पार्टी की चुनावी हार, पिछले कुछ महीनों में विपक्ष और राहुल गांधी के समक्ष चुनौतियों की कमी नहीं रही। यहीं तक नहीं, कांग्रेस के अस्तित्व पर भी सवाल उठे। इंडिया गठबंधन की शुरुआत बैठकों में चुनावी सीटों की तालमेल में भी देरी, महीनों संयुक्त रैलियों और घोषणा पत्र का न हो पाना विपक्ष की सबसे बड़े संगठन होने का कारण कांग्रेस आलोचकों के निशाने पर रही है। बार बार कहा गया कि विपक्ष के पास ना चेहरा है ना नैरेटिव। साथ ही भाजपा राहुल गांधी को एक ऐसा नेता के तौर पर पेश करती रही जो ऊंचे पदों पर अपनी काबिलियत के बल पर नहीं बल्कि गांधी
गांधी सरनेम की वजह से पहुंचे थे। साल 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का ठीकरा उनके सिर फोड़ा गया। हालांकि कई कांग्रेस समर्थक इससे सहमत नहीं थे। एक कांग्रेस नेता के मुताबिक चुनाव में बुरे प्रदर्शन के बावजूद ये राहुल गांधी ही थे जो अपने विश्वास पर दृढ़ रहे, क्योंकि उन्हें उस पर विश्वास था और लोकतंत्र में सबसे पहले आम लोग आते हैं जिन्होंने अपने प्रतिनिधियों को चुना है। राहुल के आलोचक कहते रहे राजनीतिक ताकत तो चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं, वो ये उन तक पहुंच आसान नहीं। लोकसभा चुनाव के अलावा कई विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर लगातार सवाल खड़े किए हैं। हालांकि बीच में ऐसे भी दौर आते रहे जब पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन भी किया, लेकिन चुनाव में जीत में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा लगातार आगे रही। राहुल गांधी के लिए भाजपा नेताओं ने पप्पू, शहजादा, ट्यूबलाइट, मूर्खों का सरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उनके बारे में कहा गया कि वो एक ऐसे डिज्नी के राजकुमार की तरह हैं जो अपनी ही डिज्नी की दुनिया में रहते हैं और वो पुरानी वैक्सीन है। बेइज्जती के बावजूद, इतनी जिल्लत बेइज्जती के बावजूद, इतने सार्वजनिक उपहास के बावजूद टिके रहने के लिए तो उनके 100 में से 200 नंबर हैं। लेकिन खाली टिके होने से कुछ नहीं होता, टिके रहकर डिलीवर करना महत्वपूर्ण है। अब माहौल बदला हुआ है। कांग्रेस के ताजा आंकड़ों को उस डिलीवरी का सबूत माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को बरसों से देखते परखते आए पत्रकार और लेखक रशीद किदवई कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को अलावा कोई और व्यक्ति होता तो बर्दाश्त कर पाता। ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो 4 साल की उम्र से जानते हैं। मिलिंद देवड़ा, जितिन प्रसाद से उनके पारिवारिक संबंध थे। एक एक करके न सिर्फ लोग पार्टी को छोड़ गए लेकिन उन पर तंज कस के भी चले गए। कांग्रेस के बेहतर नतीजों के लिए राहुल गांधी की 2 लंबी यात्राओं को काफी श्रेय दिया जा रहा है। राहुल गांधी की 2022-23 की भारत जोड़ो यात्रा को पार्टी और राहुल की छवि के लिए काफी सफल माना जा रहा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंची इस यात्रा की काफी चर्चा रही है। बात करें तो दूसरे चरण में जब जनवरी में राहुल गांधी ने मणिपुर में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तब उनकी टाइमिंग पर कई सवाल खड़े हुए थे। इन यात्राओं में राहुल गांधी ने जनता से संवाद स्थापित किया, उससे उनको ऊर्जा मिली। जिस तरह से उन्होंने देश को 2 बार नापा उससे उन्हें आत्मविश्वास मिला। अगर इंडिया अलायंस आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से ज्यादा सक्रिय होती तो हो सकता है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में होते। हालांकि विश्लेषक राहुल वर्मा न्याय यात्रा को असफल मानते हैं क्योंकि इस दौरान पार्टी के महत्वपूर्ण सहयोगी जैसे नीतीश कुमार साथ छोड़कर चले गए। लेकिन यात्रा में हिस्सा लेने वाले योगेंद्र यादव के मुताबिक न्याय यात्रा पार्टी को उसके सामाजिक आधार की ओर लेकर आई है। कांग्रेस हमेशा से ही समाज के गरीब तबके की पार्टी मानी जाती रही है, लेकिन उसकी नीतियां और उसका नेतृत्व दोनों उससे अलग हो रहा था। राहुल ने जो किया उससे जुड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई। यह प्रक्रिया अभी शुरू ही हुई है और उसको सामाजिक आधार की ओर लेकर आई है। कांग्रेस हमेशा से ही समाज के गरीब तबके की पार्टी मानी जाती रही है, लेकिन उसकी नीतियां और उसका नेतृत्व दोनों उससे अलग हो रहा था। राहुल ने जो किया उससे जुड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई। यह प्रक्रिया अभी शुरू ही हुई है और उसको पूरा होने में अभी वक्त लगेगा। यात्रा से जुड़े कांग्रेस के एक पदाधिकारी के मुताबिक जब न्याय यात्रा शुरू हुई तो ऐसे बहुत से कांग्रेस नेता थे जिन्हें लगता था कि यह जमीन पर काम करने का, सहयोगियों से बातचीत करने का वक्त है, न कि यात्रा करने का। लेकिन यह राहुल गांधी ही थे जिन्होंने इस पर दृढ़ विश्वास था और उनके मुताबिक यात्रा के वक्त इंडिया गठबंधन बटा हुआ था। लेकिन तब न्याय यात्रा शुरू हुई थी, तब विपक्ष का एजेंडा सेटिंग शुरू हुआ और इस यात्रा के दौरान लोगों से मिले विचारों से न्याय पत्र या कांग्रेस के घोषणा पत्र का निर्माण हुआ। कांग्रेस उत्तर पूर्व के राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर मैथ्यू एंटनी कहते हैं, इस यात्रा में राहुल गांधी की रणनीति थी कि वे आम लोगों से उनकी सोच सुने, आम लोगों की बातें न्याय घोषणा पत्र तक पहुंची। यात्रा का दूसरा हिस्सा था मोदी सरकार के झूठ का पर्दाफाश करना। कांग्रेस ने 5 न्याय की बात करते हुए चुनाव लड़ा था। इसमें युवाओं, किसानों, महिलाओं, श्रमिकों आदि को न्याय देने की बात कही गई थी। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने महंगाई, किसानों की समस्या, बेरोजगारी का लगातार जिक्र किया। राहुल ने देश में मोदी विरोधी का माहौल बनाया। उनकी यात्राओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश डाला और लड़ने का जज्बा जगाया। यह अनुमान लगाना कठिन है कि आखिर इन यात्राओं ने हवा बदली या जैसा राजनीतिक विचारक और राहुल गांधी की यात्रा में शामिल रहे। योगेंद्र यादव ने कहा कि यह जनता का चुनाव है और यह परिणाम तंत्र के ऊपर लोक की जीत माना जाना चाहिए। इन चुनाव में राहुल गांधी ने लगातार
जाति जनगणना की बात की। उन्होंने आगे बढ़कर कहा कि जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इन नारों ने जरूर कई तबकों में असर छोड़ा। जाति जनगणना की मांग की तीखी आलोचना भी होती रही। राहुल गांधी ने यह कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर तीखे हमले किए। इसका साफ संदेश इस बात को लेकर लोगों तक यह पहुंचा कि बीजेपी अगर पूर्ण बहुमत में आती है तो संविधान में संशोधन लाकर आरक्षण खत्म कर देगी। योगेंद्र कहते हैं, पहले मैं सोचता था कि संविधान वाला मामला बुद्धिजीवियों के लिए है, लेकिन दलित समाज में यह संदेश पहुंचा, क्योंकि ये एक दलित के लिए आरक्षण का वही महत्व है जितना किसान के लिए जमीन का पट्टा। किसान आंदोलन इसलिए खड़ा हुआ था क्योंकि लोगों को लगा था कि मेरी जमीन जा रही है। कांग्रेस के सामने चुनौती थी कि देश का एक तबका जो कांग्रेस को छोड़कर दूसरी पार्टियों की वोट कर रहा है, उसे वापस कैसे लाया जाए। रशीद कहते हैं कि साल 1991 में कांग्रेस ने जो आर्थिक सुधार किए थे उससे उसे वोट नहीं मिले थे। 1996 में नरसिंह राव हार गए थे। साल 2014 में मनमोहन सिंह सुधारों का चेहरा थे, वो गरीब आदमी का चेहरा नहीं थे। राहुल गांधी इस चीज को भांप गए और उन्होंने भारत पर मेहनत की और अब कांग्रेस भारत में दाखिल हो गई। इंडिया में तो उसका समर्थन था, लेकिन मध्यम वर्ग ने उसे नजरअंदाज कर दिया था। अब कांग्रेस गरीबों, वंचित समाज को जिन्हें आर्थिक सुधार का फायदा नहीं मिला, उससे जोड़ पाई है। आने वाले दिनों में हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी की निगाहें होंगी कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहता है। संजीव श्रीवास्तव के मुताबिक जरूर है कि राहुल गांधी और कांग्रेस जमीन पर लगातार काम करें ताकि आने वाले विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूती दी जा सके। वे कहते हैं कि विपक्ष को यह नहीं समझना चाहिए कि मोदी और भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति फ्लॉप हो गई है। अगर वो फ्लॉप होती तो उसकी संख्या और नीचे जाती। आज उसकी हवा निकली है, लेकिन आप उसमें दोबारा हवा मत भरिए। राजनीतिक विश्लेषक राहुल वर्मा के मुताबिक जरूरी है कि कांग्रेस को ऐसा ना लगने लगे कि अचानक राहुल गांधी का जादू बोलने लगा। वो कहते हैं कि भाजपा ने ओडिशा जैसी जगहों पर नए घर ढूंढ लिए हैं। ताजा नतीजों को बेस बनाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। ऐसा ना सोचा जाए कि यहां से कांग्रेस के लिए राजनीति आसान हो गई है। उनके मुताबिक राहुल गांधी कांग्रेस में विचारधारा की स्पष्टता लेकर आए हैं और वो जाति जनगणना, सामाजिक न्याय, आर्थिक बराबरी की बात लेकर कांग्रेस को मध्य मार्ग पर ले आए हैं, जो थोड़ी सी वामपंथी विचारधारा की ओर झुकी हुई है। ये सोच कांग्रेस को कितनी दूर ले जाती है, ये देखना होगा। रशीद कहते हैं, जितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार आएगी उतना ही वो नरेंद्र मोदी और भाजपा के ऊपर प्रभाव डाल पाएंगे, क्योंकि अभी चुनौतियां शुरू हुई हैं। वो कहते हैं, नई लोकसभा में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए। अगर आप संसदीय प्रणाली में हैं तो आप संसद में भाजपा को, सरकार को घेरेंगे। अगर राहुल पहले नेता प्रतिपक्ष बन जाते तो वो काफी बड़ा प्रभाव छोड़ते। राहुल गांधी के लिए चुनौती होगी कि उनके विरोधी उन्हें जिस मौसमी राजनीतिज्ञ की छवि में बांधना चाहते हैं, वो उसे आने वाले विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन से कैसे गलत साबित करते हैं और दिखा पाते हैं कि पार्टी का ताजा बेहतर प्रदर्शन कोई अनायास सफलता नहीं थी। खैर, जो भी हो, राहुल का व्यक्तित्व आज देश ही नहीं विदेश में भी चर्चा का विषय है और वो तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करना चाहते। वो सत्ता में तोड़फोड़ के माध्यम से नहीं आना चाहते। वे स्वच्छ राजनीति का संदेश देकर देश के साथ आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं। अब देखना है कि राहुल कब तक अपने वक्तव्यों पर डटे टिके रहते हैं। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चैनल हमारा नया है, इसको सब्सक्राइब करें। अगर स्टोरियां पसंद आए तो अपने मित्रों, शुभचिंतकों में इसे शेयर करके हमारा और भी मनोबल बढ़ाएं। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, सजग रहें, अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।